तो एक बार फिर से स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला आज आपके सामने वॉइस का पार्ट 2 लेके आया हूं। आज मैं कुछ भी पढ़ाने और बताने से पहले मैं एक बार आपका रिवीजन कराना चाहूंगा कि जो कल मैंने आपको रूल बताए, जो तरीका बताया, क्या आपने वो समझा, और अगर आप उसको समझे हैं तो ये 4-6 क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। आप इसको मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, लेकिन मैं उसको सॉल्व भी करा देता हूं। और वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आज हम लोग इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव, तो जो इतना आसान है लेकिन सबसे टफेस्ट टॉपिक माना जाता है। आसान कैसे है? रूल उसमें है। और टफ क्या है? तो इसमें बहुत ऐसे रूल है जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन एक ट्रिक 2 ट्रिक से ज्यादा इसमें नहीं होगा और आपका पूरा का पूरा वॉइस आज या तो कल खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। और फिर क्योंकि अगर आप सिंपल सीखते हैं, आपको हर सेंटेंस में मी आएगा तो आई लिखना होगा, आई आएगा तो मी लिखना होगा। अगर इज एम आर आता है, आईएनजी लगा होता है तो बीइंग लिखना है। हैज और हैव और हैड आता है तो बीन। यानी ये आपका पीछा इंपरेटिव सेंटेंस से पहले नहीं छूटेगा। इंपरेटिव सेंटेंस एक यूनिक सेंटेंस है, बहुत जोरदार, बहुत गजब का सेंटेंस है, तो उसके लिए आपको पूरा देखना होगा। फिर पूरा वीडियो वॉच करते हैं और रूल यही होंगे, रूल्स नहीं बदलेंगे, क्योंकि डू डज आएगा तो उसके लिए इज-एम-आर लिखना होगा, फिर वो चाहे इंट्रोगेटिव में आए चाहे डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव में। चलिए, पहला सेंटेंस है कि ही डिड नॉट टेल मी। मैंने आपको कल ही रूल बताया कि जब भी ऐसा सेंटेंस आएगा पहले आप मी का क्या करेंगे? आई का यूज करेंगे। डिड नॉट है क्योंकि जब डिड आता है तो वो पास्ट फॉर्म होता है किसका? डू और डज का। तो जब डू और डज का पास्ट फॉर्म डिड होता है, उसी तरह से जैसे डू और डज का इज-एम-आर होता है पैसिव वॉइस में, तो डिड का क्या होता है? इज-एम-आर का जो पास्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है? वॉज होता है। हमने यहां पर वॉज लिखा कि आई वॉज नॉट हो गया। उसके बाद बी, बीइंग का यूज नहीं करना है, वो आपको ऑलरेडी पता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी आप टोल्ड यूज करेंगे। उसके बाद बाई लिखेंगे, फिर ही, हिज और हिम हो जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया। बाकी जो बीच की कहानी है वो आपको पता है कि जब डू डज आता है तो इज-एम-आर लिखते हैं, है ना, लेकिन जब डिड आता है तो वॉज वर लिखते हैं। वॉज वर में से एक आएगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगला है कि सी डज नॉट हेट हर को इधर लेके जाओगे सी हो जाएगा। और देखो, डज की बात हम लोग कर ही रहे थे कि जब डू और डज आता है तो इज-एम-आर का यूज करते हैं। दूसरे शब्दों में तो सी के साथ इसका यूज होगा। उसके बाद नॉट लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे? हेट का यूज करोगे, सॉरी हेटेड हो जाएगा। उसके बाद बाई हो जाएगा, फिर सी हर हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कि यू आर सेविंग मनी। यू आर सेविंग मनी। अब मनी का तो कोई 2-3 फॉर्म होता नहीं है कि मनी, मनीज, मनीज, ऐसा तो है नहीं। यानी मनी एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जब भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आएगा वो पूरा अपना उठकर सीधे सब्जेक्ट का काम करना शुरू करेगा, यानी मनी को हम इधर लिखेंगे। और क्योंकि ये मनी शब्द सिंगुलर में जाएगा, और आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि अनकाउंटेबल नाउन मनी है, जो ये आपका किस में आता है? ये आपके अनकाउंटेबल नाउन में यानी मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट में आता है, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। इस वजह से मनी जैसे शब्दों के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। अब देखो, आईएनजी लगा है और इज-एम-आर के साथ आईएनजी लगा है, तो इज-एम-आर लिखकर आईएनजी के लिए क्या करोगे? बीइंग का यूज करना है, तो मनी इज बीइंग हो जाएगा। उसके बाद सेविंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी? सेव्ड। उसके बाद बाई और फिर यू कर दोगे, आराम से सेंटेंस बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है यू वांट मी। होता है क्या, कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सेंटेंस पहचानना मुश्किल होता है। भाई डू डज आया तो पहचान लिया कि इसमें इज-एम-आर आएगा। डिड आया तो पहचान लिया कि वॉज वर आएगा। हैज और हैव और हैड आया तो पहचान लिया कि इसके साथ बीन आएगा। या मॉडल ऑक्सिलरी आया तो पहचान लिया कि इसके साथ बी आएगा। लेकिन 2 ऐसी कंडीशन होती है जहां पर पहचानना मुश्किल होता है। पहली कंडीशन है प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस का आना, क्योंकि डू और डज सिंपल सेंटेंस के नहीं आते। डू और डज या तो निगेटिव हो गया तो इंट्रोगेटिव होगा। और देख लो, डू के बाद डज के बाद नॉट लगेगा तभी ये निगेटिव है। इसका मतलब है कि आपने वो पढ़ा होगा ना कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो वर्ब में एस लगाते हैं, जब सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं होते यानी प्लूरल सब्जेक्ट होते तो वर्ब में एस
नहीं लगाते। कुछ ऐसी ही कंडीशन यहां पर है कि यू देखा हमने, और क्योंकि अगर ये पास्ट मानते हो तो पास्ट हो नहीं सकता, क्योंकि वांट की सेकेंड फॉर्म होती है वांटेड, और सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म ही हमेशा क्या दिखाता है कि ये आपके पास्ट में है। तो अब यहां पर बात ये है कि यू के साथ वांट है, यानी ये एक सिंपल प्रेजेंट है। जैसे ही मी को हम इधर आई लेके आएंगे तो वांट, यानी अब आपको एक रूल और थोड़ा सा जानना होगा कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या एस या ईएस हो तो पैसिव वॉइस में बदलते समय इज एम आर का प्रयोग करते हैं, और जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस में बदलते समय वाज या वर का प्रयोग करते हैं। ये थोड़ा सा नोट करना होगा आपको। अब बात यहां पर यह है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, एस या ईएस लगा नहीं, तो इसका मतलब है कि आई के साथ हमें इज एम आर में से एक लेना है, तो आई के साथ तो एम आता है, यानी ऑब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। नॉट नहीं है तो जाने दो, बी बीइंग भी नहीं यूज हो रहा है, क्योंकि ना तो ये वांट जो है ना तो मॉडल ऑक्सिलरी है, ना तो वांटिंग आईएनजी लिखा हुआ है, और ना ही हैज और हैव है और हैड है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म की ओर आते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वांट का क्या होता है वांटेड, और मी की चेंजिंग सॉरी यू के क्या वांटेड के बाद बाई, फिर उसके बाद यू योर यू। इसी तरह से देखो सी चेंज माई माइंड। अब देखो मैंने कल ही आपको बताया माई बुक, योर बुक, हिज बुक, ये सब वर्ड अगर साथ में आ जाते हैं तो ये आपका पूरा पूरा क्या बन जाएगा सब्जेक्ट। तो माई माइंड हो गया, चेंज एस या ईएस लगा हुआ है, और जैसे एस या ईएस लगा हमें पता चल गया कि ये सिंपल प्रेजेंट में है तो इस एमआर का यूज करना है। और क्योंकि कभी भी मेन ऑब्जेक्ट से पहले अगर पजेसिव माई, योर, हिज, हर आता है और इनसे सभी ने सब्जेक्ट बनाते हैं तो हमेशा सिंगुलर में जाएगा, यानी इज का यूज करोगे। उसके बाद क्या करना है, चेंज्ड कर दो। अब देखो यहां पर आईएनजी क्यों नहीं लगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि इज आया लेकिन आईएनजी क्यों नहीं आया। तो सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह भी है कि क्या आपके एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में चेंजिंग लिखा है या आईएनजी कहीं दिख रहा है। जब आईएनजी दिखेगा तभी बीइंग लगाना है, नहीं है मत लगाओ, क्योंकि एस या ईएस आने पर इस एमआर का प्रयोग करेंगे। चेंज हो गया, उसके बाद बाई हो गया, उसके बाद हर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यू मे टेल मी योर प्रॉब्लम। अब देखो यहां पर एक चीज देखना कि यहां पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट, एक मी है और एक योर प्रॉब्लम है, ठीक है। हम दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट बना सकते हैं। फाइनली आप वही काम करिए जिसके लिए आप श्योर हो कि हाँ यही हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे मी, तो मी का हमने लिया आई, और जब मे आया तो मे क्या है, एक मॉडल ऑक्सिलरी, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। तो मे जब आता है तो आई के साथ और ही के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, यानी मे सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ आता है। तो आई के साथ क्या लिखोगे मे, और मे के बाद क्या लिखोगे बी। क्यों, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी है। टोल्ड हो गया। अब उसके बाद हमारा ये जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है हम वर्ब के बाद ही रखते हैं हमेशा, ये भी याद रखना है। उसके बाद बाई करेंगे और फिर यू, योर, यू करेंगे। आप चाहे तो इसको एक तरह से और बना सकते हैं कि योर प्रॉब्लम इधर लेके जाओ कि योर प्रॉब्लम में बी टोल्ड, फिर उसके बाद वर्ब के बाद ही दूसरा वाला ऑब्जेक्ट भी लगाकर आगे बढ़ जाओ। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये 6 सेंटेंस एकदम पूरी तरह से तोड़ निचोड़ है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब भाई ये शेयर कर देना क्लास को, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी ऐसी चीजें हैं जो मैंने इसमें कनेक्ट की हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव में क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव में। अब इंट्रोगेटिव क्या होता है पहले सेंटेंस समझते हैं। इंट्रोगेटिव ऐसे सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, वो इंट्रोगेटिव होते हैं। तो भाई मेरे, जब एक्टिव वॉइस सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी तो पैसिव वॉइस सेंटेंस की शुरुआत क्या वर्ब से होगी? नहीं, हेल्पिंग वर्ब से ही होगी। यानी जैसा एक्टिव वॉइस में है कंडीशन हमें वही रखकर पैसिव वॉइस में बनाना है। बस फर्क क्या होगा कि एक्टिव वॉइस में बी, बीन, बीइंग नहीं होगा तो वो लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकता है ना हो तो वो लगाना है, और हेल्पिंग वर्ब तो पहले रखनी है। अब देखिए जैसे यू हैव ज्वाइंड मी, यू हैव ज्वाइंड मी, ये एक नॉर्मल से सेंटेंस है। मी का हमने आई किया और हैव आया है तो हैव के साथ बीन लगा दोगे, आई हैव बीन, उसके बाद ज्वाइंड कर दो और उसके बाद क्या करोगे फिर बाई करके यू, योर,
यू कर दो। ये तो नॉर्मल सा सेंटेंस है, लेकिन अब बात यहां आई कि इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव की तरह लिखे कि हैव यू ज्वाइंड मी और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। भाई इंट्रोगेटिव पहचानने के लिए तो यही तरीका है कि आप क्वेश्चन मार्क लगा दें। मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया यहां पर। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, पहले हमें शुरुआत इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब से हुई, तो पहले भी हमें हेल्पिंग वर्ब ही लिखना है। लेकिन कंडीशन यहां पर यह है कि ये हेल्पिंग वर्ब आए कैसे, क्या देखकर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएं, क्योंकि जब हैव आया है तो इसका मतलब है कि यहां पर हैव यूज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम अपना ये हैज या हैव दोनों में से एक आएगा। भाई जब हैव आया है एक्टिव वॉइस में तो या तो हैव आएगा या तो हैज आएगा, और उसके साथ बीन लगाना है हमें। फर्क क्या होगा कि हम वो सब हेल्पिंग वर्ब अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो पहले मी को हम यहां पर अगर आई लिख दें, या सब छोड़िए, मैंने हैव यू ज्वाइंड हर लिख दिया, ठीक है। अब पहले हर को सी लिखोगे और सी के पहले हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, हैज लगाओगे ना, क्योंकि सी हैज होता है या सी हैव होता है। वो तो आपको अच्छे से पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आता है। यह प्लूरल सब्जेक्ट था इसलिए हैव आया है, लेकिन क्योंकि अब हम हर को सब्जेक्ट बना रहे हैं जो सी बन जाएगा इधर जाकर, तो सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आता है ना, तो हैज सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर आप सीधे सीधे मान लीजिए लिखा है और आप ये देख रहे हैं कि यार हर लिखा है, कैसे हम यहाँ हैज या हैव लगाएं, अगर कुछ हमें सब्जेक्ट मिल जाता तो हम ज्यादा अच्छे से क्लियर कर लेते कि यहाँ पर सब्जेक्ट है तो इससे पहले इसका मतलब यही हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो कुछ नहीं करना, आप हर को सी लिखो ना पहले। अब आपको पता चल गया कि सी है एक सिंगुलर सब्जेक्ट, तो भाई आएगा क्या इसके साथ, हैज लिखो। या तो अगर आप इतना समझदार हैं कि हर को आपने देखा तो आपने उसको सी माना, और सी को मानते हुए हमने ये देखा कि सी तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब है कि यहां पर इज एम आर वॉज वर तो आएगा नहीं क्योंकि हैव आया है, तो हैव यू के कारण आया है, लेकिन हर यहां पर सी और सी के कारण यहां पर हैज आने वाला है। तो हैज सी हो गया, तो देखो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सॉरी यहां पर ऑब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म यानी सी हो गया। नॉट है नहीं कि लगाएं। अब बात आती है कि बी लगाएं कि बीइंग लगाएं कि बीन, तो ना तो बी लगेगा क्योंकि मॉडल नहीं है, बीन नहीं लगेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस नहीं, तो बीन की बात हो रही, क्योंकि हैज और हैव और हैड के आने पर बीन का प्रयोग करते, तो हैज सी बीन हो गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी क्या कर दोगे, ज्वाइंट कर दोगे। उसके बाद क्या करोगे, बाय कर दो, और फिर यू योर यू कर दो। आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन गया। तो बात समझ गए होंगे। इस तरह से एक दो सेंटेंस हम लोग और देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं कि क्या इसको बनाया जाए, कैसे इसको बनाया जाए। देखिए सेंटेंस, जैसे अगर हमने लिखा कि डू यू नीड मी, यहां पर सेंटेंस हमने लिखा कि डू यू नीड मी। अब आपको पता है कि जब डू डज आता है एक्टिव वॉइस में, तो हमें पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर का प्रयोग करना है ना, इज एम आर का प्रयोग करना है। लेकिन इज एम आर में से वो तीन वर्ड में से, वो तीन मैजिकल वर्ड में से कौन सा आएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर होती है। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, पहले मी का आई लिखो। और अब आप समझ गए होंगे कि इज एम आर में से आई के साथ इज आता है कि एम आता है कि आर आता है। अगर आर आता तो आर लिख देते, लेकिन आता क्या है, एम, तो एम आई हो गया। अब देखो यहां पर हम इसके साथ बीइंग लगा दी, क्या नहीं लगा सकते ना, क्योंकि हमारे एक्टिव वॉइस में कहीं पे भी आईएनजी नहीं लगा, तो इसका मतलब है कि इसके साथ बीइंग नहीं लगेगा। अगर यही नीडिंग होता तो आईएनजी लगा देते। तो एम आई, उसके बाद क्या लिखोगे, नीडेड लिखोगे, उसके बाद बाय लिखोगे, फिर यू योर यू कर दोगे, क्वेश्चन मार्क लग गया। एक सेंटेंस और देखते हैं कि कैन यू बिलीव हर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए मॉडल ऑक्सिलरी की एक कंडीशन होती है, कैन कुड मे माइट शैल शुड की एक कंडीशन होती है कि इनका सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता, यानी ना तो सिंगुलर सब्जेक्ट की बात होती है ना तो प्लूरल सब्जेक्ट की बात होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट नेम है तब भी कैन ही आएगा,
और आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट है तब भी कैन ही आएगा। यानी जो मॉडल ऑक्सिलरी वाली हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें हमेशा कंडीशन ये होती है कि वो जैसा सब्जेक्ट है उससे कोई मतलब नहीं है, कैन को आना ही है, मे को आना ही है, फिर वो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल। अब बात यहां पर हम करते हैं कि कैन यू बिलीव हर, तो हर का सी लिखो, सी के पहले कैन लिखो। और अब आपको पता है कि कैन और कैन वैन आता है यानी मॉडल ऑक्सिलरी आता है तो हमें बी का यूज करना है। तो बी कहां से यूज करोगे? सब्जेक्ट के बाद, तो कैन सी बी और फिर बिलीव्ड कर दो, ठीक है, कैन सी बी बिलीव्ड बाई यू कर दो, कोई दिक्कत नहीं हुई आपको। एक सेंटेंस और देखते हैं कि आर यू नहीं, जैसे हमने लिखा एम आई थिंकिंग अबाउट यू, एम आई थिंकिंग अबाउट यू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, एम आई थिंकिंग अबाउट हर क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। अब सेंटेंस को बनाया जाए तो क्या बनेगा? सबसे पहले हम हर को लिखेंगे सी, और अब आपको पता चल गया होगा कि सी लिखते ही यहां पर क्योंकि एम है और इज एम आर आया है और इसके साथ आईएनजी लगा है तो इसका मतलब है कि इज एम आर के साथ हमें बीइंग लगाना है। लेकिन कंडीशन ये है कि इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा, वो हमारा सब्जेक्ट बताएगा। हमने हर को सी बनाया और सी के साथ क्या आता है भैया? इज आता है, तो इज सी हो गया, नॉट नहीं है तो अब बीइंग लगा दो। क्यों लगा रहे हो? क्योंकि यहां वर्ब में आईएनजी एक्टिव वॉइस में है, तो इज सी बीइंग, ठीक है। अब थिंकिंग का जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो क्या है भाई? थॉट। और देखो थॉट अबाउट, कभी भी अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन दिया है तो इसका मतलब है कि ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, यानी अबाउट को अपने आप नहीं लगाया गया, ये लग कर आया है। इसी तरह लुक के साथ आफ्टर लगाते नहीं, लग के आता है, वेट के साथ फॉर लगाते नहीं, लग के आता है। तो जब भी एक्टिव वॉइस के वर्ब में वर्ब के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन लिखा है तो वो प्रीपोजिशन फिक्स्ड प्रीपोजिशन होगा और वो अपने वर्ब के साथ ही आएगा। यानी थिंकिंग के बाद अबाउट करना होगा, उसके बाद बाई लिखना होगा और फिर किसके बारे में? इज एम आई की बात हो रही तो बाई मी लिखना होगा। क्लियर हो गया? बाई मी लिखना है। बात समझ में आ गई होगी। एक सेंटेंस और देखते तो और क्लियर हो जाएगा। एक सेंटेंस और देखते हैं कि जैसे अगर आया कि जैसे हमने लिखा कोई सेंटेंस, बढ़िया से एक सेंटेंस चुराया जाए कहीं से फिर बनाया जाए उसको। जैसे लिख लेते हैं डिड, कि डिड सी चीट मी, ठीक है, डिड सी चीट मी। अब यहां पर मी का पहले आई लिख दो, सारी झंझट खत्म हो जाएगी सब्जेक्ट अपने हेल्पिंग वर्ब को लेते समय। अब आई आया है और डिड आया है, तो जैसे इज एम आर आता है, सॉरी जब डू डज आता है तो इज एम आर करते हैं, उसी तरह वॉज वर अगर आता है, उसी तरह अगर वॉज वर आता है तो हमें क्या यूज करना होता है? सॉरी जब जैसे डू डज आता है तो इज एम आर, और उसी तरह से अगर डिड आता है तो वॉज एवर लेते हैं ना, क्योंकि डिड डू और डज का पास्ट है। उसी तरह से वॉज वर इज एम आर का पास्ट है। तो अब आप क्या करेंगे? वाई वॉज लिखेंगे ना, क्योंकि आई के साथ क्या आता है? वॉज, तो वॉज आई और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चीटेड, फिर बाई और फिर सी हर हर, ये आपका सेंटेंस बनेगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी इतने में या इस तरह से करने में। अब एक बात यहां पर ये समझना, ठीक है, थोड़ा सा समझने वाली बात है कि अगर यहां पर बात ये है कि अगर इसको हमने WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने की कोशिश की तो फिर क्या होगा? यानी कहने का मतलब है कि अगर इनमें वाई वेन वेयर वॉट आ जाए, यानी जिसे हम लोग WH इंट्रोगेटिव कहते हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? मेरी बात मान लो 1% इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये जैसे लिखे रहेंगे उसी तरह से। अब देखो 4-5 सेंटेंस हैं, इनमें WH इंट्रोगेटिव ऐड करना शुरू करो। देखो जैसे डू यू नीड मी, हमने लिखा कि व्हेन डू यू नीड मी, तो अब इसका पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, व्हेन को व्हेन उतार दो, कुछ नहीं करना है। उसी तरह से हाउ कैन यू बिलीव हर, और सेंटेंस में आया कि हाउ कैन यू बिलीव हर, पैसिव वॉइस बनाते समय इसी हाउ को लिख दो। कोई कुछ बोलने वाला नहीं ना, किसी के अंदर इतनी औकात है कि गलत कर दे। एम आई थिंकिंग अबाउट हर, अब यहां पर बात आई कि वाई लिख दिया हमने
और इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए कहा गया, तो सारी चीजें तो हमने बनाई है, केवल ऐड क्या करना है, वाई ही तो ऐड करना है। डिड सी चीट मी, अब हमने लिखा कि वेयर लिख दिया, मान लो कि वेयर डिड सी चीट मी, उसने मुझे कहां धोखा दिया। तो भैया जब इस सेंटेंस को बनाओगे तो वेयर को उतार दो सीधे से, क्या दिक्कत है। यानी कहने का मतलब है कि जब बात हम लोग WH इंट्रोगेटिव की करते हैं, जब बात हम लोग किसकी करते हैं, WH इंट्रोगेटिव की, तो इसकी शुरुआत है जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो WH इंट्रोगेटिव से ही करते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना था, हमें सिर्फ एक शब्द ऐड करना था, वो क्या था, WH इंट्रोगेटिव वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड। अगर वो सेंटेंस में है तो उसको कोई दिक्कत मत करो, मत छुओ, उसको जैसा है उस तरह उतार दो, उसके बाद अपने काम में लग जाओ। पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाओ, उसी के हिसाब से अपनी हेल्पिंग वर्ब को चुन लो, फिर उसके बाद अगर बी बीइंग की बात हो रही तो लगाओ, नहीं हो रही तो मत लगाओ। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगानी ही है, बाई लगाना ही है, और ऑब्जेक्ट लिखना है सब्जेक्ट के रूप में। इसके बाद एक दो बातें और मैं कहूंगा आपसे कि जब भी बातें हम करेंगे, जब भी कोशिश अगर हम करते हैं तो एक चीज की करेंगे कि अगर डबल ऑब्जेक्ट है तो पहले उसी ऑब्जेक्ट को आप लेने की कोशिश करें जो आपको कंफर्म हो। यानी मी, हर, हिम, यू, अस, देम, ये आपके कंफर्म ऑब्जेक्ट होते हैं जिन्हें आप अपना सब्जेक्ट बना सकते हैं। दूसरी बात, कभी कभी वर्ब के साथ एक्टिव वॉइस में कुछ ना कुछ प्रीपोजिशन आता है, फॉर आ जाता है, अबाउट आ जाता है, विथ आ जाता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी आप जब पैसिव वॉइस बनाएं तो पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब के साथ जो प्रीपोजिशन आया उसको लगा दो, उसके बाद बाई लगाओ। फिर कंडीशन यहां पर आती कि अगर किसी ने कहा कि दो प्रीपोजिशन एक साथ कैसे, तो भैया एक तो लग के आया है ना, हमने थोड़ी लगाया है। जैसे थिंकिंग के साथ अबाउट लग के आया था, हमने तो सिर्फ बाई लगाया जो हमारा काम है। हम क्यों इधर जाएंगे या क्यों हम ऐसा करेंगे, जबरदस्ती का एक और अपने ऊपर भार क्यों लेंगे। तो कहने का मतलब है कि जब डबल ऑब्जेक्ट, जब आपके वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन दिया हो तो कुछ नहीं करना है, पैसिव वॉइस में बनाते समय भी उस प्रीपोजिशन को अपने उसके वर्ब के पास रख दो, फिर बाई लिखो, फिर अपना सब्जेक्ट, इतना ही। और एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे यह भी कहूंगा कि पैसिव वॉइस हमेशा इंट्रांसिटिव वर्ब की नहीं बनती, हमेशा ट्रांसिटिव वर्ब की बनती। कल की जो डेट में होगा वो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव होगा, उसके बारे में कुछ बातें आपसे करूंगा। उसके बाद जो है मैं आपसे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में भी बातें करूंगा कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या है। तो आज के लिए इतना ही, बिल्कुल पूरा देखा आपने, थैंक यू। और प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोग भी थोड़ा सा क्या हो जाए, उत्साहित हो जाए, खुद छाती चौड़ी हो जाए, सीना चौड़ा जाए कि यार तो रात भर की बात है, कल फिर मिल जाएंगे। चलिए, थैंक यू।